Hello dear students, welcome you all in lecture series of nuclear physics. Students, हमने अपने previous lecture में unit first start किया था, that is nuclear structure and properties of nuclei. इसमें इसमें हम न्यूक्लियर कंपोजिशन का डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट्स. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को स्टडी किया था और आज हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे. गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि न्यूक्लियर कंपोजिशन पे ही हमारा फर्स्ट आर्टिकल फोकस है. मींस हियर वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट about what components or about which particles the nucleus is made up of. इसके लिए कई hypotheses आई यूं तो, but जो most prominent hypotheses थे, they are proton electron hypothesis and proton neutron hypothesis. फर्स्ट वन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपोथेसिस जो है ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही पुटअप हुआ था. आपको पता है ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक जी ने की थी और उसके बाद ही न्यूक्लियर कंपोजिशन के लिए ये आइडिया रोल प्ले में आया. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो इट मींस उसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. अब आपको ये पता है कि एटम नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. गॉट माय पॉइंट? तो ऑब्वियस है जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस भी होंगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होंगे. गॉट माय पॉइंट? तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस कहता है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं होती. हम इस चीज को एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, जिससे हमें ज्यादा अच्छे से इसकी इलस्ट्रेशन हो जाएगी. मैंने प्रीवियस हाइपोथेसिस को समझाते टाइम भी नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, इसीलिए मैंने नाइट्रोजन का भी यही लिया है एग्जांपल. ये मैंने आपको न्यूक्लियस शो किया है नाइट्रोजन का, जिसके अंदर मैंने दो टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल शो किए हैं, जिसमें एक शेड जो है वो प्रोटॉन को शो कर रही है एंड सेकंड वन इज न्यूट्रॉन. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है नाइट्रोजन का, उसमें दो ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. अगर मैं बात करूं नंबर की, तो नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है. तो इट मींस इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होंगे और 7 न्यूट्रॉन्स होंगे और जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के तो अंदर होंगे बट न्यूक्लियस से आउटसाइड होंगे. गॉट माय पॉइंट? मतलब हम हर बार स्ट्रक्चर को इसी तरह से लेकर चलेंगे कि न्यूक्लियस बोलते ही क्लियर होना चाहिए आपको कि यू आर डीलिंग विद द पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. गॉट माय पॉइंट? इसके अंदर पहले से प्री एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की नहीं होती. हमारा ये हाइपोथेसिस इस चीज को फेवर करता है. अब बात आती है उन कॉम्प्लिकेशंस की, जो कॉम्प्लिकेशंस हमने प्रीवियस जो हाइपोथेसिस था उसमें देखी. जैसे मैंने आपको एनर्जी बताई थी, वेवलेंथ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो न्यूक्लियर रेडियस के सपोर्ट में नहीं थी. फिर हमने न्यूक्लियर स्पिन की बात की थी, मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी. तो अगर मैं उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो देखो ये हाइपोथेसिस कितने अच्छे से उन सभी डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व कर देता है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ वेवलेंथ की. तो अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को न्यूक्लियर की रेंज, जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसकी रेंज में लेती हूं, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
20 से 200 MeV तक आ रही थी, जबकि एक्सपेरिमेंटली इतनी हाई एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एमिट नहीं होता ड्यूरिंग बीटा डीके। तो इट मींस द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। मैंने वही सेम कंसेप्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे लगाया, तो वहां से आने वाली जो वेवलेंथ थी इन पार्टिकल्स की, वो न्यूक्लियर डायमेंशन की रेंज में आ रही थी। इस बात से ये पता लग रहा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब बात आती है बीटा डीके की। मैंने आपको ये कहा था कि जो प्रीवियस हमारा हाइपोथेसिस है, उसका जो आइडिया था ना, वो बीटा डीके प्रोसेस से आया था, क्योंकि ड्यूरिंग बीटा डीके प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो वो एमिट कैसे होते हैं। तो इसको भी इस हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्री एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ड्यूरिंग द एमिशन उसी इंस्टेंट टाइम पे वो बनते हैं। अगर आप डिटेल की बात करो तो बीटा डीके 3 टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। मैं उनकी डेफिनेशन और उनके मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगी स्टूडेंट्स अभी, वो हम जिस टाइम पे बीटा एमिशन कर रहे होंगे तभी करेंगे। मैं यहाँ पे आपको जस्ट इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं ब्रैकेट में, एक बीटा नेगेटिव डीके और एक बीटा पॉजिटिव डीके। इन दोनों में क्या होता है कि ये आपको रिएक्शंस क्या बता रही हैं कि न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और इस रिएक्शन में प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। यहां से हमें बहुत ही एक वैल्यूएबल चीज समझ में आई कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, और इस कन्वर्जन के ड्यूरिंग में ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से वहां पे बने हुए हैं, बल्कि वो उसी इंस्टेंट पे ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन उनका एमिशन होता है। तो यहां से हमारे पास बीटा डीके का प्रोसेस भी इस हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन हो जाता है। और साथ ही साथ हमें एक चीज और पता लगती है स्टूडेंट्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो हैं ये एक सिंगल पार्टिकल की 2 स्टेट्स हैं। गॉट माय पॉइंट। मींस proton and neutron can converted into each other. This shows that they are the 2 states of any one nuclear particle. Got my point? तो हमने यहाँ पे वेवलेंथ के रिगार्डिंग भी कंसेप्ट देखा, तो वो इस हाइपोथेसिस ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर हमने बीटा डीके का प्रोसेस भी देखा, वो भी इस हाइपोथेसिस से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। फिर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर स्पिन की, कि ये हाइपोथेसिस जो है ये न्यूक्लियर स्पिन को भी एक्सप्लेन करता है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर ड्यूट्रॉन का एग्जांपल ले रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछले हाइपोथेसिस में भी ड्यूट्रॉन का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे भी मैं वही ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इन कंसेप्ट्स की इल्यूस्ट्रेशन हो जाए। अब आपको पता है कि ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियर स्पिन जो थी वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वहां पे किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है हम वो देखते हैं। तो आपको पता है ड्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है 2 और एटॉमिक नंबर 1। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसके पास एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होगा। आप डायग्राम से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने एक न्यूट्रॉन बनाया है और एक प्रोटॉन बनाया है, और न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। अब मैं स्पिन निकालना चाह रही हूँ न्यूक्लियस की, मींस इस रीजन की,
ठीक है, तो इसमें इस पार्टिकल का तो कोई रोल नहीं है, तो हम इसको एक बार के लिए स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन निकालनी है, तो टोटल पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं? 2। और ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तीनों की स्पिन 1/2 ही होती है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि दोनों की स्पिन पैरेलल हो, ठीक है, दोनों की एंटी पैरेलल हो, या एक की अप है मतलब पैरेलल हो और एक की एंटी हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो एक की स्पिन +1/2 और एक की स्पिन -1/2, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक की स्पिन -1/2 तो दूसरे की भी -1/2, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक की स्पिन भी 1/2 और दूसरे की स्पिन भी +1/2, तो टोटल स्पिन आपके पास कितनी आ जाएगी? +1। मींस अगर मैं सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो ड्यूट्रॉन की स्पिन इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अटेन कर सकती है, 1, 0 और -1। अब यहाँ पे अगर आपको प्रीवियस हाइपोथेसिस याद हो स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमने देखा था -3/2, -1/2, +3/2, +1/2, ये 4 वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। बट यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? 1, 0, -1। इट मीन्स ड्यूट्रॉन की इनमें से कोई भी स्पिन हो सकती है। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो ड्यूट्रॉन की स्पिन 1 थी, जो कि हमारे पॉसिबल केसेस का एक पार्ट है। इट मीन्स दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट द न्यूक्लियर स्पिन कंसेप्ट। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ड्यूट्रॉन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उसके न्यूक्लियस को उठाओ, उसकी स्पिन निकाल के देखो, तो ये हाइपोथेसिस उसकी स्पिन को एक्सप्लेन करता है। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक मोमेंट की। आपको ध्यान हो तो प्रीवियस जो हाइपोथेसिस था हमने उसमें ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे भी हमें ये प्रूफ मिल रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अब मैं बात करती हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट सेम इन दोनों के ऑर्डर का तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को मिलाकर न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बनना है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली जब इस चीज को वेरीफाई किया तो हमें ये चीज मिली कि न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम ऑर्डर का है जैसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि किस तरीके से इस हाइपोथेसिस ने 1 बाय 1 सभी कॉम्प्लिकेशंस जो पिछले हाइपोथेसिस की वजह से आ रही थी उन सब को इसने सॉर्ट आउट किया। जैसे इसने ये भी क्लियर किया कि वेवलेंथ से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, न्यूक्लियर स्पिन भी एक्सप्लेन हो रही थी सभी न्यूक्लियस के लिए। फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात की कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट सेम उसी रेंज में आ रहा है जो उसके पार्टिकल्स का है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये हाइपोथेसिस जो है ये सक्सेसफुल है, और इतना सक्सेसफुल है कि अब तक भी आप यही स्टडी कर रहे हो। अगर आप अपने +2 या फिर बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिमाइंड करो तो उसमें हम यही चीज पढ़ते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर a है और एटॉमिक नंबर z है तो उसके न्यूक्लियस में a नंबर ऑफ जो आपके पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये इस टाइम भी आप अपनी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसी हाइपोथेसिस को यूज भी कर रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस डिस्कशन से हमने ये तो क्लियरली समझ लिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मींस न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों से मिलकर बना है, किस किस से? न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से।
मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया है जिसके अंदर मैंने ये चीज यहाँ पे P और N लिखा हुआ है। P मीन्स प्रोटॉन्स और N मीन्स न्यूट्रॉन्स। इस पूरे के पूरे ये जो मास आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पे, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। और इसके अंदर दो ही टाइप के मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स रखे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर आप देखो तो आउटसाइड द न्यूक्लियस मैंने एक ऑर्बिट ड्रॉ किया है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये बड़ी सिंपल सी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको विजुअलाइज हो कि किस तरीके से ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आगे जब मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगी तब मैं आपके साथ एक बेसिक वर्ड यूज करूंगी, दैट इज न्यूक्लियन। ठीक है, अभी जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही थी बीटा डीके का कंसेप्ट, तो मैंने आपको वहां पे दो रिएक्शंस दिखाई थी और उन रिएक्शंस से मैंने ये कंक्लूजन निकाला था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर। मींस न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन सकता है और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन सकता है। तो हमने वहां पे ये कंक्लूड किया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो दोनों डिफरेंट चार्ज स्टेट्स हैं एक ही न्यूक्लियर पार्टिकल की। तो हम उसको मतलब सेम पार्टिकल की ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं। तो बजाय कि मैं बार बार ये बोलूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे बेटर है कि मैं बोलूं न्यूक्लियन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो उतने ही होंगे जितना उसका मास नंबर होगा। गॉट माई पॉइंट। तो आगे जब मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगी तो मैं ऐसे बात करूंगी कि न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियन बोलते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिकल विच लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, आइदर इट मे बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस हाइपोथेसिस को सक्सेसफुली स्टडी किया। जो जो इसमें कंक्लूजन निकलने थे वो यही है कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेम पार्टिकल की दो डिफरेंट स्टेट्स हैं और इन दोनों को सेपरेटली बोलने की बजाय मैं इनको एक सिमिलर मतलब ये कह दो कि एक अलग वर्ड से बोल रही हूं, दैट इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब ये है कि it indicates a particle which lies inside the nucleus, either it may be proton or neutron. Got my point? तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर कंपोजिशन का ये आर्टिकल अब हमारा होता है कंप्लीट, जिसमें हमने दो हाइपोथेसिस को पढ़ा। नंबर वन जो हाइपोथेसिस था दैट वाज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस डिस्कार्ड किया गया। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट हाइपोथेसिस आया दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, और आज तक हम इसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हमारा ये न्यूक्लियर कंपोजिशन का आर्टिकल कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पार्ट 1। मींस न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो मैं आपके साथ इस अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अगर आपको फिर भी जो हाइपोथेसिस आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या इल्यूस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने किसी भी टाइप के डाउट को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक आप इसको अपनी अपनी बुक से अच्छे से रीड आउट कीजिए और डाउट होने पे मुझसे पूछिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ टॉपिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पार्ट 1।